सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्लास 10 साइंस विज्ञान हम लोग हिंदी में करने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आई होप आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। ये क्विक रिवीजन है, मतलब आपको 10 से 12 मिनट के अंदर पूरा जो है रिवीजन हो जाएगा फुल चैप्टर, ठीक है। और इसमें मेन टॉपिक को कवर किया गया है, तो स्टार्ट करते हैं। स्लाइड 2 पे अपने पास यहाँ पे आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया, जो कि इसका डेफिनेशंस यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन रासायनिक अभिक्रिया का, जिसका इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, है ना। दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक, तीन चार पांच पदार्थ या सब्सटेंस या तत्व मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म, नए प्रॉपर्टीज के साथ वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके पास पेपर है, पेपर, ठीक है, कागज जो है, और कागज को आपने जला दिया, बर्न कर दिया, जला दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? आपका राख। तो बताइए, पेपर था, पेपर का गुण कुछ और है, क्राफ्ट का गुण कुछ और है, मतलब बिल्कुल नया प्रोडक्ट बन गया, है ना। जैसे कि अपने पास यहाँ पे दूध है, ठीक है, और आपने उसको क्या बना दिया? दही, ठीक है, तो बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट बन गया। आपने जो भोजन किया, भोजन, है ना, और भोजन पच करके स्टूल बन गया, स्टूल मतलब बाथरूम बन गया, तो वो क्या डाइजेस्ट हो गया, तो क्या बन गया? उसका बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो ये सब चीजें होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो आप बचपन में भी, मतलब बचपन कहने का मतलब ये है, एक क्लास 7-8 में आप लोग पढ़े होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ एक अलग सा लिया गया है। ये है अपने पास मैग्नीशियम रिबन, Mg, है ना। ये एक मेटल है जिसको पहले रब कर लेते हैं, मतलब रगड़ लेते हैं, रगड़ने के बाद रेग मार्क से, और उसको जलाते हैं। तो जलाने पर ये बहुत ही रोशनी करता है, दार्जिलिंग बहुत ही सफेद रोशनी के साथ जलता है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण में दिया गया, मैग्नीशियम धातु जो है को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है, का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। तो देखो, मैग्नीशियम था, यहाँ ऑक्सीजन, इसको जब इसके साथ रिएक्ट किया तो एक अलग प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। पहले मेटल था, अब इधर बन गया मेटल ऑक्साइड, राख बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। आगे, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो भाई पहचान आपको करनी है ना, तो ये 5 चीजें याद रखिए। ये 5 चीजें हैं जो मुख्य है इस चैप्टर के, ठीक है। क्या क्या? तो अवस्था में परिवर्तन होगा, है ना, अवस्था उसका बदल जाएगा। अवस्था बदलना मतलब जैसे पहले पेपर था, पेपर जलने के बाद क्या हो गया? राख हो गया, है ना, तो अवस्था बदल गया। रंग में परिवर्तन होगा, पहले पेपर सफेद था, जलने के बाद काला हो गया, रंग में परिवर्तन। गैस का निकलना, जब जलेगा पेपर तो उसमें से देखना धुआं निकलेगा ना, उसमें से कुछ कार्बन निकलेगा ना, तो गैस का निकलना, ठीक है। ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर या तो घटेगा या फिर बढ़ेगा। अगर ऐसा होता है तब भी हम क्या कहेंगे? उसको कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवक्षेप का निर्माण, अभी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो एक तरह का प्रेसिपिटेट बना, MgO। अवक्षेप का मतलब सफेद कोई चीज उसमें अंदर बनना, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेप का बनना। तो ये पांचों में से कोई भी कैरेक्टर्स आपको, कोई भी मतलब इसमें से लक्षण दिखाई देता है, तो ये पहचान है कि हम इससे पहचान सकते हैं कि उसको क्या है, वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि मान के चलो कि बुखार होता है, तो बुखार की पहचान क्या है? शरीर गर्म होगा, है ना, आंख से थोड़े थोड़े पानी निकले। तो उसी प्रकार से इसकी पहचान है, ये 5 पहचान दी गई है। और यहाँ पे दिया गया एग्जाम टिप के तौर पे कि इसमें से आप जो है कम से कम 3 याद कर लो, ये 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। मैं कहता हूँ 3 क्यों याद करेंगे, हम सब याद करेंगे, है ना। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज ऑफ रिएक्शंस। द लैंग्वेज ऑफ रिएक्शंस में क्या कहता है? इसका मतलब ये हुआ अभिक्रियाओं के भाषा, ठीक है। तो अभिक्रिया के भाषा देखिए क्या क्या है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसको क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शंस ये दिया हुआ है, ठीक है। इस रिएक्शंस में हम किसको क्या कहेंगे? तो जो ये एरो है, तीर है, तीर से पहले जो भी चीज रहेगा उसको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक, ठीक है। मतलब अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है ना, ये वाला क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। तो ये वाला इस भाग ले रहा है अभिक्रिया में, इसको हम अभिकारक कहेंगे। और जो एरो के बाद, तीर के बाद जो दिया गया है, जो अभिक्रिया के फल स्वरूप बनेगा, वो प्रतिफल या फिर उत्पाद कहलाएगा। प्रतिफल या फिर क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। तो उसी का डेफिनेशन दिया है कि अभिकारक किसे कहते हैं भाई, रिएक्टेंट किसे कहते हैं। तो ऐसा कोई पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। तो यही ले रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? हम अभिकारक कहेंगे।
उत्पाद कह लो या फिर इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है, सॉरी, प्रतिफल, प्रतिफल भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको यहाँ पे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो कोई ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है या रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया ये हो गया, उसके बाद जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो उसको हम उत्पाद कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, आगे बातें हैं रासायनिक समीकरण की बात। तो रासायनिक समीकरण देखो दो तरह से लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन दो तरह। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे कि मान के चलो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे जो नीचे लिखा है ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया में ये मीथेन गैस भाग ले रहा है, ये ऑक्सीजन भाग ले रहा है। ठीक है, तो भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक है ना, एवं उत्पाद, और जो उत्पाद है ये वाला पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और ये अपना H2O ये उत्पाद है कि प्रतीक, प्रतीक मतलब होता है सिंबल, क्या होता है, सिंबल। ठीक है, सिंबल मतलब ये, जैसे कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन हमने लिखा है ना, तो इसका सिंबल क्या है, इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, H लिख देंगे तो हो गया हाइड्रोजन। तो वही इसके प्रतीक के रूप में लिखा जाए या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में प्रदर्शित किया जाए, मतलब शॉर्ट में आसानी से कम समय कम जगह में किया जाए, प्रदर्शित दर्शाया जाए, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मीथेन का वायु के आधिक्य में दहन, ये शब्दों में लिखा है, मतलब मीथेन गैस का वायु में, हवा में एक्सेस, आधिक्य मतलब ज्यादा ऑक्सीजन, खूब पर्याप्त ऑक्सीजन में, दहन का मतलब होता है जलना, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O बनते हैं। अब इतना बड़ा लैंग्वेज, और उतने बड़े लैंग्वेज को हम मात्र ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, बहुत ही कम जगह में लिखा जा सकता है कि CH4 लिख दिया, O2 लिख दिया, ये तो बाद में बैलेंस किया गया तब इसको किया गया, मतलब संतुलित किया गया, तो 2 लगा है, चाहे ये G लिखे हैं ताकि हमें पहचान सके हम इनको कि ये गैसेस में है, हम पहचान सके इधर भी गैसेस में है कि सभी गैसेस में है। ठीक है, इसके लिए बस है। तो मीथेन गैस, मीथेन और ब्यूटेन भी होता है, जिसके हम LPG के तौर पे हम अपने घरों में यूज करते हैं। तो वो गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहे थे, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम इस स्टेटमेंट को, मतलब ये हमारे पास जो शब्दों में लिखा है, इसको ना लिख करके हम ऐसे लिखते हैं। इसका कारण क्या है कि कम जगह लेता है, हमें पता चलता है कि किसके कितने मॉलिक्यूल्स है, मतलब किसके कितने अणु इसमें भाग लिए हैं, ये सब बेनिफिट्स होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को हम लोग किसमें लिखते हैं, मतलब सिंबल के रूप में लिखते हैं, सूत्र के माध्यम से लिखते हैं, शब्दों में नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, इसमें रूल दिया रहता है कि मतलब नियम दिए रहते हैं, नियम के अनुसार करना होता है। बट मैं बहुत ही शॉर्ट तरीका से बताया हूँ, अपने ही चैनल पे बताया हूँ, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, इसी में प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, संतुलित करने का बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है, और इसमें भी बता दिया जाएगा। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, ऐसी रासायनिक समीकरण, कोई ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, जैसे कि ये हो गया LHS, इधर हो गया RHS, तराजू समझ लो, तरजुई समझ लो, बाईं और दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होती है, बराबर होनी चाहिए, तभी उसको हम कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, हमेशा बराबर होनी चाहिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, आगे संतुलित करने की कुछ यहाँ पे विधि दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ये विधि जो है, उस विधि को चक्कर में छोड़ो, हम बिना विधि का बता देंगे कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, हमें बस काउंट करना है, देखना है कि कौन सा तत्व कितना है। यहाँ पे आपके पास Fe कितना दिख रहा है, एगो, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 गो। ध्यान दें, कभी भी हमें इसमें गुणा करना है तो सामने से कर सकते हैं, मतलब फ्रंट से, सामने गुणा कर सकते हैं, सामने। जैसे Fe ऐसे है, तो यहाँ नीचे नहीं कर सकते हैं गुणा, हम बिल्कुल हमेशा सामने से करेंगे, 2 से करना है तो सामने से करेंगे, नीचे से नहीं करेंगे, याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ पे हमारे पास 3 गो आयरन दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, हो गया बराबर। अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो भाई 4 है, उधर 1 है, तो इधर 4 लगाएंगे हम, यहाँ 4 लगा दिया। जैसे ही 4 लगाया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, है ना, लेकिन बाकी काम गड़बड़ कर दिया इसने। ऑक्सीजन तो यहाँ पे 4 हुआ, बाकी काम क्या हुआ, हाइड्रोजन को 8 कर दिया।
अब भाई हाइड्रोजन इधर भी ऐड करना है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 4। अब मिला लो इसको, मिला लो। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, देख लो यहाँ पे 3 है, 4 है और यहाँ 4 है, यही बैलेंस। तो ये इतना लिखने के झंझट कुछ नहीं पालना है भाई, हमें पता है कि कैसे करना है, संतुलित हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। संयोग अभिक्रिया, संयोग अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं, मतलब जो जोड़ता है, ठीक है। 5 तरह की अभिक्रिया होती है जो जोड़ता है। तो देखिए ये संयोग अभिक्रिया क्या है, जब दो चीज है ए और बी आपस में जब जुड़ जाए, कंबाइन हो जाए, एक बन जाए, मतलब एक देखो ऐसे गोल बनाया था, एक ऐसे हमने स्क्वायर रूप में बनाया वर्ग में, और दोनों को जोड़ दिया जाए, एक बना दिया जाए, ये दोनों जुड़ करके जब एक बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मतलब संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वैसा अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो हो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व हो या फिर यौगिक हो, तत्व हो, यौगिक हो, अणु हो, संयोग करके एकल उत्पाद, एकल मतलब सिर्फ सिंगल, एकल मतलब सिंगल, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, निर्माण करता है, क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया एग्जांपल में अमोनिया जो है NH3 और HCl अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl का सफेद धुआं बनता है। अब ये कैसे बना, तो NH3 अमोनिया, HCl दोनों अलग अलग है लेकिन ये मिला तो एक कंपाउंड बन गया, एक कोई यौगिक बन गया, एक सिंगल, एक कल, कौन सा, सिंगल कंपाउंड प्रोडक्ट एकल बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रोडक्ट बने, एक ही उत्पाद बने, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए वियोजन या डिकम्पोजिशंस, ये कंपोजिशंस का बिल्कुल उल्टा, डिकम्पोजिशंस मतलब टूटना। अगर कोई एक चीज है, यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल देखिए, ए बी एक चीज है कोई, इसको जब रिएक्शंस के बाद ये दोनों अलग हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, कोई एक चीज है रिएक्शंस के बाद क्या हो जाए, दो चीज में बट जाए, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक जो है, ये इसको अभिकारक ही कहेंगे ना, एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पादों में विघटित हो जाता है, मतलब छोटा छोटा उत्पाद में टूट जाता है, विघटित हो जाता है। यह अभिक्रिया उष्मा, प्रकाश और विद्युत से संपन्न होती है, और ऐसी अभिक्रिया को कराने के लिए या तो यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, या यहाँ पे लाइट देना पड़ेगा, प्रकाश देना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, तब जाके ये टूटेगा। और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार की होती है, भाई अब तीन चीज लग रहा है, या तो हीट उष्मा, लाइट मतलब प्रकाश, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, तीन चीजों से संपन्न हो सकती है वियोजन, जिसमें से पहला नंबर है, एक नंबर उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन उसको कहते हैं जो थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब जिसमें हम हीट देते हैं, कहने वाले उसको गर्म करते हैं उसको। विद्युत वियोजन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं विद्युत वियोजन, ठीक। और एक और था, ठीक है, अच्छा ये लाइट वाला एक ही में आ जाएगा, उष्मा और प्रकाश वाला इसको हम थर्मल कह देंगे और विद्युत एक अलग हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशंस का एग्जांपल, यहाँ पे उष्मीय के लिए जो थर्मल है, ठीक है, और इसी को हम उसको कह सकते हैं, प्रकाश वाला भी कह सकते हैं, कहें तो, क्योंकि प्रकाश से भी तो हमें क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। जब किसी पदार्थ का वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर हो, मतलब हीट देने पर होती है, तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। भाई ऐसा शॉर्ट आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है ठोस में, अगर उसको गर्म करते हैं तो वो टूटेगा, किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, याद रखिएगा। विद्युत वियोजन मतलब जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, जब उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तब ऐसा कोई रिएक्शंस अभिक्रिया, ऐसा कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक में का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजित किया जाए, मतलब उस
ऐसा कोई यौगिक हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए और वो टूटता हो। जैसे कि अगर आप पानी लेते हैं और पानी में प्लस माइनस के दोनों वायर ये लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, वहां पे बबल्स निकलेगा, बुलबुले निकलेगा। ठीक है, शायद आपने देखा भी होगा, कई सारे शॉर्ट्स वीडियो में देख रखा होगा ऐसे एग्जाम्पल्स। तो ये दो तरह के हो गए, उष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। ठीक है, अब पहला हमने पढ़ लिया था कंपोजिशन, मतलब जिसको संयोजन कहते हैं, फिर वियोजन पढ़ लिया। अब विस्थापन अभिक्रिया है। भाई विस्थापन अभिक्रिया जो है ना, ये दो तरह की होती है। ठीक है, एक होता है भाई नॉर्मल, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया है ना, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह देते हैं, कई बार सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन। ठीक है, मतलब इसमें एक कोई जो है दूसरे का जगह लेता है। ठीक है, और वो किस हिसाब से लेता है, तो आपको ना एक रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगा, है ना, जिसको कहते हैं हम क्रियाशीलता का क्रम वाला सीरीज मिलेगा धातु का, जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ जो भी धातु आता है, ऊपर सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है और नीचे जो होता है कम क्रियाशील होता है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो क्या करता है, दूसरे को हटा देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आयरन जो है ज्यादा क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा, इसको हटा देगा, लात मार देगा। देखिए क्या किया, एफी ने कॉपर का जगह ले लिया, कॉपर को बाहर निकाल के फेंक दिया और खुद एफी का जगह लेकर के बैठ गया, FeSO4। तो ऐसे कहीं पे भी क्रिया हो रही है जहां पे एक कोई दूसरे को हटा दे रहा है, अलग कर दे रहा है, तो आप समझ जाना वो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, खुद ही उसका स्थान। देखो, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील ये है तत्व को विस्थापित कर देता है, मतलब डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, और स्वयं उसका स्थान, खुद उसका जगह ले लेता है, उसको हटा देता है। तो इसको कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया दिया गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एक विस्थापन हो रहा था, अब ऐसा हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, मतलब उसका जगह वो ले लेता है, उसका जगह वो ले लेता है। कह रहा है कि अभिकारक यौगिकों के आयनों के परस्पर विनियम विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं परस्पर। और जैसे कि आप देखिए सोडियम है, तो अभी किसके साथ है, सल्फेट के साथ। आप देखिएगा सोडियम ने क्या किया, क्लोरीन के साथ रिश्ता बना लिया। आप देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ, यहाँ पे देखिए NaCl बन गया है। और देखिए क्या कहते हैं, बेरिलियम जो था क्लोरीन के साथ था, ये किसके साथ रिलेशन बना लिया, सल्फेट के साथ। तो बेरियम सल्फेट बन गया यहाँ पे। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे बन गया, तो इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज क्या किया, सोडियम ने बेरियम का ले लिया और बेरियम ने सोडियम का जगह ले लिया, बस ये हुआ, एक्सचेंज हुआ, उल्टा पुल्टा हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दो पेन का यूज करके बता देते हैं। जैसे 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 हमें कह सकते हैं, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। सोडियम ने क्या किया, ऐसे इधर गया, इधर की तरफ, और ये क्या काम किया, ये भाई साहब ये उठ करके चले आए यहाँ पे। ठीक है, यही तो हुआ है, बेरियम चला गया है सल्फेट के साथ और सोडियम चला गया है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, बस। तो ऐसा कहीं पे हो तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर द्विविस्थापन कहेंगे हम। ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट इसके बाद से आप देखिए उष्मा छेपी अभिक्रिया, जिसको एक्जोथर्मिक कहते हैं। देखिए ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जहां पे उष्मा छेपी या एक्जो का मतलब होता है बाहर, एक्जो का मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, और उष्मा छेपी का मतलब भी क्या होता है, बाहर। जब ऐसा हो कि किसी रिएक्शंस कराने के बाद उष्मा निकल रही हो उसमें से, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम लोग उष्मा छेपी कहेंगे। देखो एक बार फोन आ गया बेटा, एक मिनट देखते हैं किसका फोन है ये। ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है,
उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या चीज़? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ-साथ ऊष्मा मतलब उसमें से गर्माहट, ऊष्मा, गर्मी निकलती है। तो जैसे कि मीथेन है CH4 और ऑक्सीजन है। अब घर में देखना आप जब जलाते हो उसको एलपीजी को तो उससे क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है कि नहीं? ऊष्मा निकलता है तभी ना हम उससे खाना पका पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ी ना पकाते हैं और H2O से। हम ऊष्मा से ही तो पकाते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसा कोई चीज़ जिसमें ऊष्मा निकल रही हो तो उसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब ऐसे समझ लेना सोखना, जो लेता हो ऊष्मा को लेता हो। इंडो मतलब होता है ग्रहण करना मतलब अंदर की तरफ। ऊष्मा अंदर जाए ऊष्मा जो है अंदर की तरफ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी या फिर एंडोथर्मिक। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है, सोख ली जाती है उसको, जैसे कि देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे रखेंगे तो इसमें क्या होगा? बाहर उसके आसपास का जो ऊष्मा है उसको सोख लेगा, उसको खींच लेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है? या फिर जिस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है उसमें, उसको भी हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी कहेंगे। ठीक है? अब एक चीज आ गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीडेशंस कहते हैं। ठीक है? किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण का ग्रहण, ऐसे याद रखिएगा। ऑक्सीकरण है ना, तो भाई प्लस में ऑक्सीजन हो और माइनस में हाइड्रोजन हो, ये ही ऑक्सीकरण है अभी फिलहाल के लिए। बाद में हम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्लास 10th के लिए इतना काफी है। तो किसी भी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है प्लस मतलब और हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है? अब देख लो यहीं पे मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था। इसके बाद रिएक्शंस के बाद मैग्नीशियम के पास क्या हो गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकरण। ठीक है? अपचयन को समझते हैं, अपचयन अभिक्रिया क्या है? इसका उल्टा कर दो बस, कि ऑक्सीजन निकल रहा हो और हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, इसी को क्या कहते हैं? हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का त्यागने की प्रक्रिया जो होती है अपचयन कहलाती है। जैसे यहाँ कॉपर के साथ में था ऑक्सीजन और देख रहे हैं कि क्या है? कॉपर से हट चुका है, मतलब ऑक्सीजन निकल चुका है, माइनस हो चुका है। तो ऐसे चीजों को क्या कहेंगे हम लोग? कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। लेकिन साथ में ये भी देखिए, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ। तो ऐसे अभिक्रिया जो दोनों एक साथ होती है, इसी रिएक्शंस में देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? कहीं पे अपचयन हो रहा है और कहीं पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब दोनों साथ हो एक ही अभिक्रिया में तो उसको हम रेडॉक्स कहते हैं। ठीक है? आगे पढ़ने को मिलेगा हमें रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन जिसको कहते हैं। जैसे कि इसको देखो, समझो, ये जिंक है, जिंक, इसके पास ऑक्सीजन अभी नहीं है। ठीक है? और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, तो क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है, प्लस हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अलग हो गया इससे, तो इसको क्या कहेंगे? अपचयन। और ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स। ठीक है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है एक ही रिएक्शंस में, उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि रिडक्शंस प्लस ऑक्सीडेशंस ये मस्ट हैपन टुगेदर, मतलब एक साथ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स कहते हैं। ठीक है? संक्षारण हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट कह सकते हैं, अब लास्ट है। इसके बाद एक और पॉइंट है, कोरोजन जिसको कहते हैं। संक्षारण मतलब जंग लगना, ऐसे समझ लो। तो जब कोई धातु अपने पास आसपास अम्ल या आर्द्रता मतलब मॉइस्चर इत्यादि के संपर्क में आती है, तब वह संक्षारित हो जाती है, मतलब वो खराब होने लगती है, कोरोजन हो जाती है, होती है। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, आप कभी चांदी का कोई चीज पहनते हैं, लॉकेट वगैरह, देखना दिन प्रतिदिन काला पड़ता जाएगा, क्योंकि पसीना उसमें अटैच होता है, एसिड और धूल मिट्टी पड़ता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन उससे कांटेक्ट में है, तो वो उस पर एक परत बन जाती है, मतलब वो संक्षारित हो रहा है। तांबे के ऊपर जो है हरी परत का चढ़ना, लोहा में भूरा कलर का चढ़ना, ये क्या है? सब संक्षारण है, जंग लगना जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा फोन आया है।
एक फोन आ गया था, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी जो है, तो इसको हम रेंसिडिटी मतलब आप नहीं, आपको विकृत गंधिता समझ में आ रहा होगा, नहीं रेंसिडिटी समझ में आ रहा होगा। बासी समझ में आता है, बासी होना, खाना जो है रात का सुबह में या सुबह का खाना अगले दिन सुबह में, तो उसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, खराब हो जाता है। जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ, या तो वसा हो, खुद फैट हो, ऑयल हो, तेल हो, या उसी में बनाया गया कोई खाने वाला पदार्थ हो, वो वायु की या ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जब ऑक्सीजन में उसको छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है, तो उनमें से एक विशेष गंध आने लगती है, एक विशेष प्रकार खराब हो जाता है, बदबू देने लगता है, तथा स्वाद खराब हो जाता है, कभी खट्टा हो जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है कि अचार व मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना, वो भी रेंसिडिटी है। या फिर आपने रोटी रख लिया, रोटी जो है गीली थी थोड़ी, उस पे भूरा भूरा कलर या वो खराब बदबू देने लगा, भात जो है, चावल जो है वो बदबू करने लगे, उसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोरोजन का रोकथाम, रेंसिडिटी का रोकथाम है, तो भाई कोरोजन को कैसे हम रोक सकते हैं, तो भाई हम पेंट कर लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पेंट करके, है ना, उस पे एक परत चढ़ा करके दूसरे दूसरे धातु या कम क्रियाशील धातु की लेपन करके, है ना, लेपन करके, लेपन करके मतलब जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, ठीक है। या फिर हम उस पे ऑयल, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके, इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। रेंसिडिटी को रोकने का क्या तरीका है, या तो उसको गर्म करके या फिर उसको ठंडा करके, तो ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, ठंडा करके करते हैं, ठीक है। या फिर निष्क्रिय गैस उसमें भर करके, जैसे कि आपने देखा होगा चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ठीक है। या फिर उसमें से पूरा वायु निकाल करके, जिसको वैक्यूम क्रिएट करके कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा फूड जो भी कह सकते हैं कि आजकल क्या कहते हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आता है, तो उसमें से पूरा ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है, हवा, और बिल्कुल टाइट हो जाता है एकदम, उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तब भी वो खराब नहीं होगा, ऑक्सीजन कंटेक्ट में आएगा तभी तो खराब होगा, ठीक है। इस तरीके से हम करके कर लेते हैं, और ये इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मात्र हम लोगों ने 27 मिनट दिया और 27 मिनट के अंदर हमने ये पूरा कर लिया, ठीक है। जिस भी बच्चे को ये पूरा नोट करना है तो वो पहले ही क्या कर देगा, वीडियो को पॉज कर करके कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नहीं तो हमारे पास व्हाट्सएप करेगा तो, या फिर हम लिंक में डाल देंगे इसको, ठीक है। थैंक यू, और शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों से, मैं और वीडियो बना सकूं।